प्रेसिडेंट हाउस में फारूक लगारी बैठे हुए थे और उनके साथ एक और आदमी था जिसका नाम था जहांगीर करामत, कि जो कभी इस तरफ भी वादे करता था और कभी इस तरफ भी वादे करता था। जाती अना की एक जंग थी जो जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जजों को अपने साथ मिलाया और फिर सज्जाद अली शाह को फारग करना चाहा और बाकायदा एक समरी भी भेज दी गई थी, आपको याद होगा, फारूक लगारी को कि अजमल मियां को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया जाए। मैं वो प्रोसीडिंग्स मैंने खुद अटेंड किए हैं, कोयटा में था उस जमाने में, जिस जमाने में ये प्रोसीडिंग चल रही थी जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ, और उसमें शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो थे वो उसके रफीक तारक साहब के साथ जहाज में बैठ के आए थे, उन्होंने आर्गुमेंट किया था। उन्होंने एक फैसला किया, जज चीफ जस्टिस ने हटा दिया, चीफ जस्टिस ने फैसला किया, इस्मान सदीकी ने कराची बेंच से हटा दिया। इसके मामले में मैं एक फैक्ट मैदान में लाता हूं, शमशेर अली खान जो थे वो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फारूक लगारी के, तो उस वक्त मीटिंग में जहांगीर करामत आए और जाते हुए कागज पे कच्ची पेंसिल से लिख के चले गए, वी आर विद यू। लेकिन जहांगीर करामत की जाहिर बात है शोरस नवाज शरीफ को ज्यादा थी, तो नवाज शरीफ से थे वो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े और फारूक लगारी शरीफ आदमी थे, वो इस्तीफा देके चले गए। लेकिन उसके मुकाबले में सूरत हाल ये हुई कि जस्टिस सज्जाद अली शाह को भी 3 माह की रुख्सत देके जाना पड़ा। लेकिन ये काम एक ही दफा हो सकता है। मुशर्रफ को सूरत हाल उससे पहले आप फिर जहांगीर करामत को आपने अनसेरेमोनियसली फारग कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की गुट्टी में एहसान फरामोशी है, हमेशा से रही है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अब इस वक्त अदलिया की सूरत हाल यह है कि अदलिया नवाज शरीफ साहब के हथकंडों को जानती है, और इस वक्त जो अदालती सूरत हाल है उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की अदलिया जो भी हुक्म देगी, ये अदलिया के उस तस्वर को नहीं जानते कि किस सतह पर है। और आइन, ये पूरे का पूरा आइन मेरे हाथ में है, ये 191 कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी किसी और के अंडर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है। 187 को कहता है कंप्लीट जस्टिस, कानून मौजूद ना हो उसके बावजूद ये कानून बना सकती है। तो ये तो भूल जाएं कि अदलिया का फैसला जो है वो कर जाएगी और वो फैसला हवा में लहरा। और ये साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग हमें माजी से कंपैरिजन करके दिया है। इसी से रिलेटेड अभी जो हो रहा है उस पर मेरा एक सवाल है, वक्त में जरा साबिर शाकिर साहब को शामिल करूं, फिर वापस इसको कंटिन्यू यहीं से करेंगे। साबिर साहब, मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि एक कैंपेन भी चल रही है जो सोशल मीडिया पे भी चल रही है, जो कुछ चैनल्स एक मौकफ लिए हुए हैं, वो एक साइड पर हैं, कुछ कोई और बात कर रहा है। और फिर हमने देखा कि एक खबर फैलाई गई कि जजेस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। हमें इस तरीके से पता है कि हमारे पास भी 2 सोर्सेज से वो खबर आई, मगर टाइम गलत दे दिया, एक वक्त कुछ वक्त का दे दिया, एक वक्त एक और टाइम का दे दिया, तो हमें फिर थोड़ी सी आइडिया हो गया कि ये शायद ऐसे नहीं हुआ होगा। लेकिन ये जो तमाम एक सरगर्म है एक पूरी की पूरी फेक न्यूज की फैक्ट्री, ये भी इस वक्त एक डिफरेंस है माजी से। कुछ मकबूल साहब ने बता दिया और कुछ मैं भी बता देता हूँ। मसला ये है कि इस वक्त जो सारा कुछ हो रहा है ये फौरी तौर पे नहीं हुआ, ये प्लानिंग काफी दिनों से हो रही थी। और जो एक प्लान था, जो एक एजेंडा था, जो कुछ टारगेट्स अचीव करने थे, उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट या अदलिया का रोल जो है वो नहीं देखा था। कि इन्होंने कहा था कि अदलिया को टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, माजी में भी हम सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को फतह कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं, चीफ जस्टिस को फारिग कर चुके हैं, अब भी ऐसा ही होगा। उससे पहले एक माहौल बनाया गया और ये माहौल बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की। और इसमें कोई शुबा नहीं कि अंदर हर सिस्टम में कोई ना कोई स्पॉट फिक्सर, कोई ना कोई स्पॉइलर अंदर मौजूद होता है और उसके बाद फिर बाहर से कोशिश होती है। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ये 1997 नहीं है, ये 70s 80s 90s की दहाई नहीं है, बल्कि सूरत हाल मुख्तलिफ है और सुप्रीम कोर्ट और अदलिया हमारी पाकिस्तान की जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। इन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सज्जाद अली शाह को राम करने की कोशिश की गई थी, बंदयाल साहब को भी, और इंडिविजुअल हर जज को, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि हर जज को इन्होंने अप्रोच किया। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने देखा कि नहीं बात तो नहीं बन रही, फिर उसके बाद ये आए हैं। उसके बाद प्लान बी ये होता है इनका
ब्लैकमेल करना, धमकियां देना। उसके बाद धमकियां और उससे भी बात नहीं बनी, तो फिर अगला स्टेज जो था, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम अपने जो असासे हैं खुफिया, उनको जाहिर करते हैं। फिर एक एक करके आवाज आना शुरू हो गई, और वही बात, ये इल्जाम तो लगाते हैं कि व्हाट्सएप, जनाब व्हाट्सएप से ये हो जाता है, तो व्हाट्सएप के जरिए फिर मैसेजेस कन्वे हुए। मैं व्हाट्सएप के जरिए से मुख्तलिफ लाइक माइंडेड को, जो हम ख्याल कहते हैं, इन्हीं की अपनी टर्मिनोलॉजी, अपने हम ख्याल को इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भिजवाना शुरू कर दिए कि जनाब आज ये हो गया, आज 4th फ्लोर पे हुआ, आज 3rd फ्लोर पे हुआ, आज 2nd फ्लोर पे हुआ। माहौल बनाने की कोशिश की गई। जब वो भी ना बना, उसके बाद भी चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल साहब और वो उन्होंने अपना एक हियरिंग जारी रखी, क्योंकि ये लड़ाई कहां से शुरू की, जिस दिन जो नोट पुट किया गया, गुलाम महमूद डोगर को जब वापस भेजा, गुलाम महमूद डोगर को जब वापस भेजा, उसी दिन से वहां से स्टार्ट किया इन्होंने। और पहले एक जज को टारगेट किया, ऑनरेबल जज जस्टिस नकवी साहब को, फिर इन्होंने उसमें एक और एडिशन की, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को लेके आए, फिर जलसे में लहराया गया, क्योंकि ये प्रेशर करते जा रहे थे। जुडिशरी रेजिस्ट कर रही थी और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन वो अपना काम कर रही थी, ये उसको रोक रहे थे। उसके बाद मरीम साहबा आ गई जलसा-ए-आम में, उन्होंने कहा जी अब तो मेरे पास पावर है और सारा सिस्टम मुझे सपोर्ट कर रहा है, और सिस्टम से बड़ा सिस्टम था कि पूरा सिस्टम मेरे साथ है, तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ना जजेस को छोड़ा, ना रिटायर्ड जर्नलों को छोड़ा, ना मौजूदा जर्नलों को, ना मौजूदा जजेस को। ये सारी चीजें जुडिशरी के अंदर भी एक रिएक्शन होता गया कि ये हो क्या रहा है, कि जुडिशरी आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ इतना काम करने चाह रही है कि आइन पे अमल दरामद हो जाए, 90 दिन के इलेक्शन हो जाए। जुडिशरी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? फिर इन्होंने 3, 4 और फुल कोर्ट का सिलसिला खड़ा किया। फुल कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश की, फैसला आ गया, फैसला इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो 3-4 है, ये 2-4 है, ये 2-3 है। असल इशू से मसला हटा दिया। असल इशू क्या था? लड़ाई शुरू हुई थी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आइन पे अमल करना है। इन्होंने सारी लड़ाई को डाइवर्ट किया, और लेकिन इस तरह तो साबिर भाई उन्होंने वो अचीव कर लिया जो वो करना चाह रहे थे, यही तो अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन अचीव वो नहीं कर सके। असल तो अचीव क्या था, इनकी टाइमलाइन सेट की हुई थी ना। टाइमलाइन क्या थी मैं आपको बता देता हूं। ये जो लड़ाई की खबरें फैलाना कि जी लड़ाई होगी, ये एम्बेरसिंग है ना, एम्बेरस करना किसी को। फिर जजेस को भी ये कहा गया। असल मामला क्या था? असल मामला ये था कि ये एक टाइमलाइन सेट करके बैठे थे कि हम लेजिस्लेशन करेंगे, इनको सस्पेंड कर देंगे 184(3) के तहत, और जैसे ही हम लेजिस्लेशन करेंगे ये कानून पास हो जाएगा। अब ईवान सदर इनके पास नहीं है। ईवान सदर में फारूक लकारी साहब उस वक्त थे, लेकिन सदर अलवी उनसे कहीं ज्यादा समझदार और कहीं ज्यादा रेजिस्ट करने वाले। फारूक लकारी साहब